हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो इस वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये काफी एक बड़ा चैप्टर है, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कंटिन्यू। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रेस्पिरेशन आखिर है क्या। व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो देखिए, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी। तो रेस्पिरेशन जो है ना भैया, वो क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो मीन्स लाइफ और केमिकल मीन्स केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या है ना, एक बायोकेमिकल प्रोसेस मीन्स ये जिंदा चीज में ये हो रहा है। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होता है ना, हम लोग के बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिससे हम लोग बोल रहे, खा रहे, दौड़ रहे, है ना। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। रेस्पिरेशन जो है ना, वो क्या होता है हम लोग का ईच एंड एवरी सेल में होता है। सेल चैप्टर जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसको हम लोग पावर हाउस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, ये जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, वो सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और इसी वजह से रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस हियर टू प्रोड्यूस एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का जो फॉर्मूला है, तो रेस्पिरेशन में आपको पता है कि हम लोग जो है ना, वो क्या करते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। हम लोग ऑटोट्रॉप्स हैं, तो हम लोग जो अपना खाने के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि पेड़ पौधा का जो भी प्रोडक्ट है वो हम लोग खाते हैं। और इन दैट केस क्या होता है ना कि हम लोग ग्लूकोज लेते हैं। हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है। और ग्लूकोज जब क्या होता है ना, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है ना, वो पूरा का पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो गया। ब्लड के साथ, सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ वो पूरा का पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो गया। और साथ ही क्या हुआ कि वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच गया, है ना। तो ये जैसे ही सेल पे पहुंच गया, और जब हम लोग सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, वो भी क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे ही सांस लिए, लंग्स में ऑक्सीजन आया, उसको क्या किया ना, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। और ब्लड में क्या हो गया ना, अब ये आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों आपका ब्लड में आ चुका है। ये आपका ग्लूकोज और ये आपका ऑक्सीजन दोनों जो है ब्लड में आ चुका है। अब क्या होगा ना, ब्लड ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट में जाएगा, ईच एंड एवरी सेल के पास जाएगा और उसको क्या करेगा? ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और ये सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या करेगा? ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। जो हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा, और एटीपी मींस एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसी एनर्जी से हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, सारा काम जो है ना हम लोग इसी एनर्जी से करते हैं। आई होप कि आपको हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में हम समझा पा रहे होंगे। फिर भी अगर आप लोग में से किसी को भी कोई भी अगर डाउट रहा, तो आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मेरे जानकारी अनुसार आपको बेस्ट नॉलेज में दे सकूं। सो आई होप कि ये क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन कितना तरह का होता है ना। तो सबसे पहले देखिए, रेस्पिरेशन जो होता है ना, वो क्या होता है? एडियोबिक रेस्पिरेशन। एडियोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए होता है। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एडियोबिक रेस्पिरेशन। और एडियोबिक रेस्पिरेशन में लगभग हम लोग 38 एटीपी का एनर्जी प्रोड्यूस होता है। मींस एडियोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हम लोग के बॉडी में भी क्या हो रहा है कि एडियोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो एडियोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इन दैट केस हम लोग के बॉडी में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं होता है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मात्र 2 एटीपी का एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो ये जो होता है ना, ये जनरली जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उसमें तो होता नहीं है। जो यीस्ट है, आपको पता होगा शुगर से अल्कोहल बनाने का जो काम करता है वो यीस्ट, ये भी एडियोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। फिर आपका कुछ बैक्टीरिया वगैरह है, वो भी क्या होता है? एडियोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। आई होप कि आपको क्लियर है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, और एडियोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को काइंडली पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी नोट्स या जो भी आपको बनाना है तो उसको आप बना सकते हैं।
नेक्स्ट देखिए, एक नोट पॉइंट आप लोग मार्क कर लीजिएगा। इन अवर बॉडी ड्यूरिंग एनी हेवी वर्कआउट, जब हम लोग कुछ ज्यादा वर्कआउट करते हैं ना, जो हम लोगों को आदत नहीं है, अचानक से अगर कुछ भारी वर्कआउट करते हैं, इन दैट केस क्या होता है ना, हम लोग का, क्योंकि हम लोग का बॉडी को वो आदत नहीं है, इन दैट केस क्या होता है ना, हम लोग के बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होने लगता है, ऑक्सीजन का कमी होने लगता है। और ऑक्सीजन का कमी होने की वजह से क्या होता है ना, हम लोग का सेल्स जो है ना वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन करने के दौरान जो है ना, हम लोग के बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और इसी लैक्टिक एसिड के वजह से हम लोग का मस्कुलर क्रैम्प होता है। मसल्स में जो पेन होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस लैक्टिक एसिड के वजह से ही होता है। फिर बाद में क्या होता है कि थोड़ा मालिश वगैरह करने से ये लैक्टिक एसिड क्या होता है ना, स्प्रेड आउट हो जाता है, और धीरे 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 क्या होता है ना, हम लोग का दर्द भी खत्म हो जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आप लोग ने क्या देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, उसमें क्या होता है, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म में होता है, मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी का एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन का अगर बात कीजिएगा, इसमें क्या होता है ना, बड़ा ऑर्गेनिज्म में होता है, हाई लेवल ऑर्गेनिज्म में होता है, और इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, जो लोग मेरे इस वीडियो में मेरा इस चैनल में नए हैं, उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि काइंडली मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आगे से जितना भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है या फिर किसी भी तरह का डाउट है, आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। और ये मेरा एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आप मेरा स्टडी सेंटर को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो होता है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स होता है ब्रीथिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए जो होता है ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का ऑर्गन्स होता है। अगर आप बात कीजिएगा इंसेक्ट का, तो इंसेक्ट क्या करता है ना, ट्रैचिया, ट्रैचिया से ही सांस लेता है। ट्रैचिया मींस विंड पाइप, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो वो क्या करता है ना, डायरेक्ट विंड पाइप से ही सांस ले लेता है। अगर आप बात कीजिएगा मैमल्स का, मींस स्तनधारी जानवर जितना भी है, हम लोग जो मैमल्स है, तो मैमल्स जो है ना, हम लोग का लंग्स है, लंग्स से हम लोग सांस लेते हैं। लंग्स, अब मोटा मोटी तरीका से आप ये कर सकते हैं कि भैया लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है ना, एयर में से, जो हम लोगों के आसपास जो एयर है, इस एयर में से ऑक्सीजन को चूस के निकाल लेता है। ठीक है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन क्या होता है ना, हम लोग के बॉडी के अंदर आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चल जाता है। सेम तरीका से अगर आप बात कीजिएगा फिश का, तो फिश का जो होता है ना, उसका गिल्स होता है। गिल्स, अब बोलिए कि सेम तरीका से जिस तरह से लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जिससे क्या हो रहा है ना, कि एयर में से ऑक्सीजन को सोख के निकाला जा रहा है, सेम तरीका से गिल्स फिश लोगों में ऐसा ऑर्गन है जो कि वाटर में से, पानी में से, जो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको सोख के वो लोग यूटिलाइज कर देता है। अगर आप बात कीजिएगा फ्रॉग का, तो फ्रॉग देखिए, फ्रॉग जब छोटा रहता है ना, उसके पास गिल्स रहता है। फ्रॉग जब छोटा रहता है, टैडपोल में रहता है, तो मछली जैसा दिखता है। वो क्या होता है ना, वो पानी में रहता है, तो भैया पानी में रहेगा तो उसको गिल्स चाहिए सांस लेने के लिए, तो उसके पास गिल्स होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है और धीरे धीरे जब वो लैंड में आने लगता है, तो इन दैट केस क्या होता है ना, कि उसका ये गिल्स जो है ना, धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है लंग्स में, और लैंड में जब वो रहने लगता है तो वो लंग से ही सांस लेता है। प्लस वो लोग जब जमीन के नीचे चल जाता है, विंटर सीजन में जो हाइबरनेशन में वो लोग जब जमीन के नीचे चल जाता है, या फिर इनकेस अगर वो किसी पानी में चल गया, तो इन दैट केस क्या होगा ना, उसका लंग्स नहीं बल्कि वो अपना स्किन से ही सांस लेना चालू करता है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा से हम समझा पा रहे होंगे। अच्छा, एक और नोट पॉइंट आप कर लीजिएगा, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस मतलब क्या होता है ना, तोड़ने का प्रक्रिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस। हम लोग के केस में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है टू प्रोड्यूस एनर्जी। इन दैट केस हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस करते हैं। और लाइम वाटर टेस्ट कंफर्म्स दैट वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम लोग जो गैस छोड़ रहे हैं, ये तो हम लोग बचपन से रटा रटाया जान रहे हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रूफ करने के लिए कि हम जो गैस छोड़े वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप कैसे प्रूफ कीजिएगा। तो लाइम वाटर, आप लोग को पता है कि लाइम वाटर के अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है ना, वो मिल्की कलर में चेंज हो जाता है ना। लाइम वाटर मोटा मोटी तरीका से आप कह सकते हैं चूना पानी होता है।
तो इसके अंदर से जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कीजिएगा तो हम लोग क्योंकि गैस जो छोड़ रहे हैं, हम लोग जो सांस छोड़ रहे हैं या फिर मुंह से अगर हवा छोड़ेंगे, इन दैट केस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अगर हम एक पाइप के मदद से मान लेते हैं, पाइप के मदद से अगर एक कप में हम लाइम वाटर ले लिए और एक पाइप के मदद से अगर उसके अंदर हम एयर ब्लो करेंगे तो बबल्स जो आएगा ना, बबल्स में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगा। ये एक कंफर्म टेस्ट है, जो हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम चाहेंगे कि इस डायग्राम को आप लोग प्रैक्टिस कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और जो भी हम बताते जा रहे हैं उसका आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नाक से। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेसल कैविटी। ठीक है, नेसल कैविटी, कैविटी का मतलब ही होता है गड्ढा। ठीक है, एक गैप। तो नाक के अंदर एक गैप है ना, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, नसल कैविटी। मुंह के अंदर वाला जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बकल कैविटी, है ना। फिर अगर आप बोलेगा चेस्ट का जो कैविटी है, चेस्ट का जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी। पेट का जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमेन कैविटी। तो कैविटी का मतलब ही होता है गड्ढा होना या फिर गैप होना। हम लोग बोलते हैं ना टूथ कैविटी, तो क्या होता है, टूथ में, दांत में गड्ढा हो गया, दांत में एसिडिटी की वजह से वो क्या हो गया ना कि दांत में गड्ढा हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं दांत में कीड़ा लग गया। एक्चुअली वो कीड़ा तो नहीं, वो एसिड जम जाता है। तो वो कैविटी नेसल पैसेज या फिर बोले नेसल कैविटी से क्या हुआ, हम लोग सांस लिए और इसमें क्या होता है ना, बहुत ही छोटा 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 हेयर्स होता है। ये हेयर क्या करता है ना, जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है उसको वो रोक लेता है। ये हेयर जो है ना इस तरह से बोले कि इंटरलिंक्ड होता है ना। तो इंटरलिंक्ड होने की वजह से क्या होता है ना, इसके अंदर से जो भी एयर जाएगा, एयर जैसे ही जाएगा, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल क्या होगा ना, बीच में फंस जाएगा। तो एयर पार्टिकल्स को एक तरह से बोले कि एयर प्यूरिफायर का काम करता है। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है, हम लोग का म्यूकस भी होता है। नाक हमेशा देखिएगा हम लोग का भींगा टाइप का होता है, म्यूकस होता है। तो म्यूकस क्या करता है ना, जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है उसको अपने में चिपका लेता है ताकि वो डस्ट पार्टिकल लंग्स में जाके लंग्स को जाम ना कर दे। आई होप कि क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे ही ये एयर हम लोग सांस लिए तो ये क्या हुआ ना कि नाक में से पास होते हुए, ये देखिए आपका नेसल कैविटी से पास होते हुए ये कहां पे जाएगा भैया, ये आपका विंड पाइप में जाएगा। समझ रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा ये हम फेरालेक्स और लैरिक्स के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या होगा, ये आपका पास होते हुए लैरिक्स जो है ना, ये आपका क्या है ना, लैरिक्स हम लोग का वॉइस बॉक्स है। आप जब बोलते हैं गला में टच करके देखिएगा, गला हम लोग को वाइब्रेट करता है। इन दैट केस क्या है ना, ये हम लोग का वॉइस बॉक्स है जहां से हम लोग का आवाज आता है। तो लैरिक्स वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स का साइंटिफिक नेम लैरिक्स है। और ट्रैचिया, जस्ट अभी आपको बोले कि ट्रैचिया मतलब ही होता है विंड पाइप। ट्रैचिया का मतलब क्या होता है, विंड पाइप। तो ये देखिए आपका जो विंड पाइप है ना, विंड पाइप से ये नेसल पैसेज से होते हुए ये कहां जाएगा, विंड पाइप में जाएगा। ठीक है, एयर जो है ना नेसल पैसेज से होते हुए आपका पास होते हुए ये ट्रैचिया से होते हुए कहां जाएगा भैया, ये ब्रेक डाउन होके दो, देख रहे ना, ये दो, क्योंकि हम लोग के पास दो लंग्स है। तो ये जो मेन पाइप है, ये जो मेन विंड पाइप है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो मेन ट्रैचिया जो है ना, ट्रैचिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ठीक है, और ब्रोंकाई देखिए फर्दर देखिए छोटा 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 बहुत सारा रूट लाइक स्ट्रक्चर में ये डिवाइड हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स का सबसे एंड में देख रहे हैं ना, ये सबसे एंड में छोटा छोटा जो बेलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। ठीक है, एल्वियोली ही एक ऐसा जगह है जिससे हम लोग का एग्जैक्ट गैसियस एक्सचेंज होता है ना। एल्वियोली हम लोग का लंग्स में इसलिए है ताकि सरफेस एरिया को बढ़ा सके, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा अच्छा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग टेक इन कर पाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ पाएंगे। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं वो सिंपल सा डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो क्या होता है ना, ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी के अंदर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चल जाता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। अच्छा अब देखिए ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो है ना, डायफ्राम बोलिए कि एक मस्कुलर फ्लैप है जो कि क्या कर रहा है ना, आपका पेट को आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से डिफरेंट अलग कर रहा है। ठीक है, आप बोलिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम से अलग कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या होता है ना, देखिए डायफ्राम 70% जो हम लोग का सांस लेने का जो काम है ना भैया, वो डायफ्राम ही कर देता है। हम लोग का लंग्स में इतना दम नहीं है कि हम लोग सांस ले सके, ये क्या होता है ना, डायफ्राम ही कर देता है। आप लोग नोटिस किए होंगे जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो पेट बाहर की तरफ निकलता है,
पेट फूलता है। तो जैसे ही पेट फूलेगा तो क्या होगा ना, पेट फूलेगा तो एब्डोमेन कैविटी में गैप ज्यादा बढ़ेगा, जगह ज्यादा होगा, तो ये डायफ्राम जो है भैया वो क्या होगा, पिचक के नीचे की तरफ आ जाएगा। पेट जब बाहर की तरफ फूलेगा तो क्या होगा, ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा। और भैया ये डायफ्राम जैसे ही नीचे आएगा तो ये लंग्स में क्या होगा, लंग्स जो है ना, लंग्स क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। और लंग्स एक्सपैंड करेगा, इन दैट केस क्या होगा, लंग्स के अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा। और एयर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा ना, ये नेसल पैसेज से एयर जो है रस इन करके लंग्स के अंदर घुसेगा। और लंग्स के अंदर जैसे ही घुसा तो ये एल्वियोली के पास गया, एल्वियोली के पास जैसे ही गया तो क्या हुआ ना, एल्वियोली के जो एंड्स है, एंड्स में बहुत ही रिच ब्लड कैपिलरीज है, जो क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट कर देता है और ऑक्सीजन को टेक इन कर लेता है। आई होप क्लियर है, ठीक है। और फिर जैसे ही हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है ना, पेट अंदर की तरफ जाता है। भैया जैसे ही आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा तो ये डायफ्राम को पुश करेगा ऊपर, डायफ्राम को ऊपर जब पुश करेगा तो क्या होगा, डायफ्राम जो है ना आपको ये थोरेसिक कैविटी को पुश करेगा। तो क्या होगा ना कि आपका लंग्स जो है ना धीरे धीरे फिर पिचक जाएगा, हल्का सिकुड़ जाएगा। आ रहा समझ में? तो लंग्स जैसे ही पिचकेगा भैया तो क्या होगा ना, जो इसके अंदर का जो एयर है वो रस इन करके जो है ना वो एयर आपका बाहर चल जाएगा। आई होप कि क्लियर है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, एक पॉइंट आप लोग को पता होना चाहिए, ये जो देखिए नाक से जो हम लोग सांस ले रहे हैं ये पैसेज कहां तक जा रहा है, यहां पे जा रहा है। मुंह से जो हम लोग खाना खा रहे हैं तो देखिए भैया उसके लिए भी तो कॉमन पैसेज है, लेकिन आपको तो पता है कि विंड जो पास होता है वो विंड पाइप से पास होता है, फूड जो पास होता है वो फूड पाइप से पास होता है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट क्या है, एक कॉमन पार्ट है गला के पास। ये पार्ट जो है ना एक कॉमन पार्ट है जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप मैच करता है, या फिर बोलिए मीट करता है, ठीक है। और इसको गार्ड किया हुआ रहता है एपिग्लोटिस, याद रखिएगा एपिग्लोटिस जो है ना इसको गार्ड किया हुआ रहता है, समझ रहे? अब जैसे देखिए समझिए, ये क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं सपोज कि ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है कि ये आपका फूड पाइप है, ठीक है, ये आपका मुंह से सपोज कनेक्टेड है, ये फूड पाइप है। और ये वाला पार्ट जो है ना वो आपका विंड पाइप है। अब क्या होता है कि हम लोग सांस तो हमेशा ले रहे हैं, इन दैट केस विंड पाइप हमेशा खुला हुआ रहता है और एपिग्लोटिस जो है ना वो आपका फूड पाइप को एज ए वेल्व, फूड पाइप को वो रोक के रखता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग खाना निगलने का कोशिश करते हैं, जैसे ही निकलेगा खाना यहां से पास होगा तो ये क्या करेगा, खाना जाके एपिग्लोटिस को पुश करेगा, है ना। एपिग्लोटिस को पुश करेगा तो भैया एपिग्लोटिस क्या होगा, विंड पाइप को बंद कर देगा। और जैसे ही विंड पाइप को बंद किया, खाना यहां से पास हो गया। जैसे ही खाना पास हो गया, एपिग्लोटिस वापस आके फूड पाइप को ब्लॉक कर दिया और विंड पाइप आपका खुल गया, ठीक है। आई होप बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी वजह से क्या होता है ना, कभी कभी आप लोग देखते होंगे हिचकी आ रहा है ना। तो हिचकी आने का मेन रीजन ये है कि जब हम लोग खाना खाते खाते किसी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लेते खाना अगर कभी गला में अटक गया तो बाय मिस्टेक ऐसा अगर होने लगे कि गलती से, कभी कभी देखते हैं कि खांसी आ गया, कुछ आ गया, गलती से मुंह का खाना जो है ना नाक से निकल गया, कुछ चावल का दाना या कुछ नाक से निकल गया। तो वो कैसे होता है कि बाय मिस्टेक अगर कोई भी फूड पार्टिकल अगर लंग्स के तरफ, ये विंड पाइप की तरफ जाने का कोशिश करेगा तो भैया लंग्स तो आपका फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बना हुआ है ही नहीं, आ रहा ना समझ में। तो जैसे ही इसके पास आने लगेगा तो लंग्स जो है ना, तो इसमें क्या होगा, हम लोग का एयर पाइप है या फिर बोले विंड पाइप है, उसमें एक इरिटेशन होगा। इरिटेशन होगा तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि भैया मेरा विंड पाइप जो है वो ब्लॉक हो रहा है। जैसे ही इरिटेशन होगा तो क्या होगा ना, ब्रेन है तुरंत सिग्नल भेजेगा डायफ्राम को कि अंदर पिचको। डायफ्राम जैसे ही अंदर पिचकेगा, पेट देखिएगा, हिचकी आता है तो पेट अंदर की तरफ चल जाता है, पेट अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इन दैट केस डायफ्राम को पुश करेगा। डायफ्राम जैसे ही पुश होगा तो डायफ्राम पुश होगा तो क्या होगा, आपका लंग्स पिचकेगा। लंग्स पिचकेगा तो एयर जो है ना पूरा फोर्स के साथ बाहर की तरफ आएगा। तो पूरा फोर्स की तरफ बाहर के तरफ जो जब जाएगा ना, तो अगर आपका विंड पाइप में अगर किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी है या फिर बोले कि किसी भी तरह का कोई पार्टिकल अगर आने आ रहा है या फंसा हुआ है तो क्या होगा ना, हिचकी के साथ क्या होता है ना, वो पुश आउट करके उसको बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका जो ये एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस जो है ना वो क्या है, आपका फूड पाइप और विंड पाइप का एक तरह से कॉमन पैसेज है, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए नेसल कैविटी, तो क्या हुआ, हम लोग अपना नोस्ट्रिल से सांस लिए, एयर अंदर गया, इसके अंदर क्या है, हेयर्स है, छोटा छोटा हेयर्स है, और साथ ही साथ क्या है ना, इसके अंदर म्यूकस है जो कि क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है। और ये जो एयर है भैया, ये कहां गया, ये आपका विंड पाइप से पास होते हुए ये कहां चल जाएगा,
जाएगा वॉइस बॉक्स से होते हुए, इसको हम लोग विंड पाइप का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग ट्रैचिया कहते हैं। अच्छा देख रहे हैं ये ट्रैचिया के पास जो है ना ये गोल 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 सी शेप्ड कार्टिलेज है। कार्टिलेज आप लोग को पता ही होगा, नाक में हम लोग का देखिए नाक पिचकता है, ठीक है, कार्टिलेज है। कान में भी हम लोग कान का पीना में कार्टिलेज है, ठीक है। कार्टिलेज एक तरह का सॉफ्ट बोन होता है, कभी आप मुर्गा खाते होंगे तो देखे होंगे, तो स्पेशली लेग पीस में, तो लेग पीस का जो ऊपर में एक देखिएगा कैप टाइप का होता है, व्हाइट कलर का कैप टाइप का होता है ना, तो वो क्या है, कार्टिलेज है ताकि आपका बोन्स का फ्रिक्शन को रोका जा सके। सेम तरीका से हम लोग का जो विंड पाइप है, विंड पाइप में भी जो है ना वो कार्टिलेज है। कार्टिलेज होने के वजह से क्या होता है ना, हम लोग का विंड पाइप कभी पिचकता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम गर्दन नीचे किए या फिर सो गए तो गर्दन में कुछ लगा, गला में कुछ लगा और लगा तो विंड पाइप पता चला ब्लॉक हो गया, सांस हम नहीं ले पाए, राम नाम सत्य हो गया है ना। तो इस चीज से बचने के लिए क्या होता है ना, इसमें क्या है ना, ये सी शेप्ड कार्टिलेज है जो क्या करता है ना, ये विंड पाइप को पिचकने से रोकता है। विंड पाइप को एक पर्टिकुलर शेप दिया हुआ रहता है, पिचकने से रोकता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज आप लोग जान लीजिए, हम लोग का जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है ना वो थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि हार्ट को जगह देने के लिए, हार्ट थोड़ा सा हम लोग का लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, तो हार्ट को जगह देने के लिए हम लोग का जो लेफ्ट वाला लंग्स जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। और हम लोग का जो थोरैसिक कैविटी है, चेस्ट का जो कैविटी है, चेस्ट कैविटी बोलिए या फिर थोरैसिक जो कैविटी है, उसके अंदर लंग्स, हार्ट, जितना भी डेडिकेटेड ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है ना, रिब केज, हम लोग का जो रिब केज है, ठीक है, छाती में जो रिब केज है, छाती के ऊपर जो हड्डी आप देखते हैं रिब केज है, वो रिब केज क्या करता है ना, आपका इंटरनल डेडिकेटेड ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरियस ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये तो हम जस्ट पहले हम डिस्कस कर लिए कि एपिग्लोटिस इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एपिग्लोटिस जो है ना वो एक वाल्व की तरह काम करता है। आप देखिएगा जैसे ही अगर मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं, बात करते करते अगर हम कुछ निकलने का कोशिश करें, ऑटोमेटिक क्या होगा ना, सांस अटक जाएगा। आप कोशिश कीजिए, सांस लेते लेते जैसे आप कुछ निगलने का कोशिश किया ना, ऑटोमेटिक सांस रुक गया, तो ये क्या हो गया ना, आपका एपिग्लोटिस जो है ना, एपिग्लोटिस जैसे ही आप कुछ निगलने का कोशिश किए, एपिग्लोटिस क्या किया भैया, आपका विंड पाइप को ब्लॉक कर दिया, विंड पाइप को बंद कर दिया, जिस वजह से आप सांस लेना कुछ देर के लिए आपका रुक गया, है ना। जैसे ही फुट पास हो गया, फुट पास हो गया तो क्या होगा, एपिग्लोटिस जो है ना वापस फुट पाइप को जाम कर देगा और क्या होगा, आपका विंड पाइप खुल जाएगा और सांस हम लोग लेते रहेंगे। खाते खाते कभी गला में कुछ फंस जाता है, कुछ होता है, इन दैट केस हम लोग को खांसी आने लगता है, खांसी भी आता है वही रीजन से, इसीलिए खांसी आता है ताकि हम लोग का लंग्स जो है ना वो पुश आउट करता है एयर, कि हम लोग का विंड पाइप में अगर कुछ गड़बड़ी है, विंड पाइप में अगर कुछ फंसा हुआ है उसको पुश करके बाहर फेंक दिया जाए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हेमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये जो हेमोग्लोबिन है ना भैया, ये हेमोग्लोबिन क्या करता है, एक सेकेंड, ये जो हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन क्या करता है कि हम लोग के बॉडी में ब्लड को कैरी करने का काम करता है। हेमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स बैक कार्बन डाइऑक्साइड टू लंग्स। ये लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन लेके जाता भी है और वापस ही ऑक्सीजन लेके आता भी है, ठीक है। हम ब्लड चैप्टर में एक और हम वीडियो बनाए हुए हैं ब्लड के बारे में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो ब्लड का वीडियो देख लीजिएगा। उस वीडियो में हम क्लियरली मेंशन किए हुए थे कि हम लोग का ब्लड जो रेड होता है वो हेमोग्लोबिन के वजह से होता है। हेमोग्लोबिन के अंदर Fe आयरन पाया जाता है और आयरन के वजह से ही जो होता है ना हम लोग का ब्लड जो होता है लाल होता है, ठीक है। अब देखिए, व्हेन ऑक्सीजन अटैच विथ हेमोग्लोबिन, जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ अटैच करता है वो क्या बनाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है ना, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाया, किसी किसी केस में आप देखिएगा कभी अगर हम लोग के बॉडी के अंदर धुआं का इंटेक हो गया, विंटर सीजन में कोई अगर मान लेते हैं कोयला जलाए हुए रूम में या फिर कहीं पे अगर धुआं का मात्रा ज्यादा है, वो धुआं अगर हम लोग के लंग्स के अंदर जाएगा ना, तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन के जगह क्या होगा ना, धुआं में तो आपको पता ही है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन के जगह क्या हो जाएगा ना, वो कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देगा, ठीक है ना। और कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो है ना भैया, वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखता है हेमोग्लोबिन के साथ, वो हेमोग्लोबिन को छोड़ता ही नहीं है। अब हेमोग्लोबिन को छोड़ेगा ही नहीं तो वो ऑक्सीजन लेगा कहां से, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन अगर वो ले नहीं पाया, भले वो ब्लड में रोटेट तो कर रहा है, लेकिन उसका जो मेन फंक्शन है, जिस काम के लिए वो मेरा बॉडी में है, वो काम तो वो पूरा कर नहीं पाया।
आ रहा समझ में? जिस वजह से क्या होता है ना कि देखिएगा कभी अगर ज्यादा धुआं अगर बॉडी के अंदर चल गया तो आदमी चक्कर खा के गिर गया। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड का सॉरी ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हुआ, ब्रेन में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हुआ। ऑक्सीजन का कट ऑफ होने की वजह से क्या होता है ना, आदमी बेहोश हो जाता है। बहुत ही ज्यादा देर तक अगर वो धुआं में रह जाएगा तो क्या होगा ना, इंसान का मृत्यु तक भी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम क्या है? कभी कभी आप लोग सुने होंगे टाइडल वॉल्यूम के बारे में। तो ये टाइडल वॉल्यूम क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी कैन इनहेल नॉर्मली, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मली जो सांस हम लोग लेते हैं ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और लगभग हम लोग एक बार में लगभग 500 ml का, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान लगभग 500 ml का सांस ले सकता है। एक 500 ml का कोल्ड ड्रिंक का बोतल आप देख लीजिए, उतना ही सांस हम लोग ले सकते हैं एक बार में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, तो लंग्स कैपेसिटी नाम से आपको समझ में आ रहा है, लंग्स का क्षमता है ना। द टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट लंग्स कैन होल्ड इज कॉल्ड लंग्स कैपेसिटी। कितना हवा लंग्स स्टोर करके रख सकता है या फिर कितना हवा लंग्स अपने में खींच सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंग्स कैपेसिटी। एक और टर्म आता है, हम इसको नोट्स में हम लिखना भूल गए, स्लाइड में हम लिखना भूल गए। एक और टर्म आता है रेसिडुअल एयर। ठीक है ना, हम लोग जब सांस छोड़ते हैं ना, ऐसा नहीं कि 100% सांस छोड़ देते हैं, कुछ हवा हम लोग के लंग्स के अंदर फंसा हुआ रह जाता है, इमरजेंसी एयर। ठीक है, कुछ स्टॉक होता है ना, हम लोग घर में कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं कि इनकेस अगर एयर नहीं आ पाया तो वो बचा खुचा एयर से काम चल जाए। तो कुछ स्टॉक जो होता है ना लंग्स में हमेशा स्टोर्ड रहता है, उसको हम लोग कहते हैं रेसिडुअल एयर। ठीक है, तो एक नॉर्मल जो एक एवरेज हेल्दी इंसान जो है ना, एक एवरेज एडल्ट इंसान लगभग 18 से 20 बार जो है ना वो सांस लेता है। और जब हम लोग कुछ वर्कआउट करते हैं या कुछ करते हैं तो लगभग ये 20 से 25 बार जो है ना हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग का ब्रीथिंग रेट जो है ना वो लगभग हम लोग का 80 to 20 टाइम्स पर मिनट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, अब देखिए आप सुने होंगे टीवी वगैरह में आईसीयू। ठीक है, स्पेशली ये कोरोना वगैरह में स्पेशली आप सुने होंगे कि कोई पेशेंट अगर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है तो इन दैट केस क्या किया जाता है ना, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। तो देखिए आईसीयू का मतलब क्या होता है ना, आईसीयू का पूरा नाम अगर आप देखिएगा उसका पूरा नाम होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इंटेंसिव केयर यूनिट में देखिएगा हमेशा एक डॉक्टर या फिर नर्स हमेशा प्रेजेंट रहता है ना। मतलब पेशेंट को 24 घंटा नजर लगा रखा जाता है, उसका बॉडी का ईच एंड एवरी एक्टिविटी पे नजर रखा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए जब इंसान जब सांस नहीं ले पाता है, नॉर्मली जब सांस नहीं ले पाता है, ठीक है ना, तो सांस नहीं ले पाने की वजह से क्या होता है ना, उसको आर्टिफिशियली सांस देने का जरूरत पड़ता है या फिर बोलिए आर्टिफिशियली उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का जरूरत पड़ता है। व्हेन ए पर्सन बिकम वेरी सीरियस एंड अनएबल टू ब्रीथ, अगर वो सांस लेने में असक्षम है तब क्या करते हैं ना हम लोग, दे आर गिवन एन आर्टिफिशियल ब्रीथिंग सपोर्ट कॉल्ड वेंटिलेटर। ठीक है, एक मशीन होता है और एक पाइप के थ्रू क्या करता है, नाक के अंदर से पाइप लंग्स में पहुंचा दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन लंग्स में सप्लाई किया जा सके। और नॉर्मल कंडीशन में क्या किया जाता है, देखिएगा एक मास्क टाइप का होता है जो कि नाक में ऐसा लगा हुआ रहता है। उसमें क्या होता है ना कि हम एयर में से सांस नहीं ले पा रहे या फिर बोले एयर का जो इम्प्यूरिटीज वगैरह है उससे बचने के लिए क्या किया जाता है ना, एक मास्क टाइप का लगा दिया जाता है। तो मास्क में देखिएगा एक पाइप से कनेक्टेड है और पाइप क्या करता है ना, ऑक्सीजन स्प्रिंकल करते रहता है या फिर बोले ऑक्सीजन स्प्रे करते रहता है। वो ऑक्सीजन नाक के पास रहता है तो इजीली हम लोग इनटेक कर पाते हैं। ठीक है ना। अगर वो भी बहुत ही सीरियस कंडीशन में अगर मान लेते हैं मास्क लगाने के बावजूद भी अगर कोई पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, इन दैट केस वो बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाता है। इन दैट केस क्या किया जाता है ना, उसको वेंटिलेटर में शिफ्ट किया जाता है। तो वेंटिलेटर में क्या किया गया, एक पाइप डाल दिया गया लंग्स के अंदर ताकि आपको लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को पुश किया जा सके। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग के मन में क्वेश्चन एक आता होगा, क्या ये रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम चीज है? नहीं भैया, रेस्पिरेशन का मतलब होता है, आपको जस्ट अभी बताया, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि आपका ईच एंड एवरी सेल्स में हो रहा है ना। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, आ रहा है समझ में। लेकिन ब्रीथिंग जो होता है ना, ये हुआ ब्रीथिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लिए इसको इनहेलेशन कहते हैं, इनहेलेशन अंदर की तरफ सांस लिए, इनहेलेशन एक्सेलेशन, इनहेलेशन एक्सेलेशन। ठीक है।
और ये जो हम सांस लिए, एक बार सांस लिए और सांस छोड़े, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक ब्रीथिंग साइकिल। ठीक है, तो हम लोग रेस्पिरेशन देख लेते हैं। तो रेस्पिरेशन आपको पता है क्या होता है ना, रेस्पिरेशन में क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो रेस्पिरेशन जो है ना भैया वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन ब्रीथिंग जो है ना, सांस लेने के लिए हमको दम लगाना पड़ रहा है, एनर्जी लगाना पड़ रहा है, छाती में हमको दम लग रहा है, लंग्स से हम लोग जो सांस खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना, छाती में दम लगाना पड़ रहा है। आ रहा है ना बात समझ में? तो ये क्या है ना, इसके लिए हमको एनर्जी खर्चा करना पड़ रहा है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आई होप कि क्लियर है। अच्छा, ब्रीथिंग जो है ना भैया वो फिजिकल प्रोसेस है। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम गैस ले रहे हैं, मीन्स आप ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं, ये सिंपल सा फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन आपका रेस्पिरेशन जो है भैया वो केमिकल प्रोसेस है, बाकायदा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जिस वजह से क्या हुआ हो गया ना, आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया, जो कि हम लोग सांस के द्वारा छोड़ देते हैं। वाटर वेपर या फिर बोले वाटर प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। जब तक हम लोग के बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करते रहता है ना, ब्लड सर्कुलेट करेगा तो क्या होगा ना, बॉडी हीट रहेगा, गर्म रहेगा। हम लोग का नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है, हम लोग क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल है, तो हम लोग का एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जिस दिन इंसान मर जाता है तो ब्लड सर्कुलेट करना बंद कर देता है, ब्लड सर्कुलेट करना बंद हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है ना, बॉडी धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। ठीक है ना, तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस धीरे धीरे रुक जाता है। रेस्पिरेशन क्योंकि आपका ब्लड ही सर्कुलेट नहीं कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा तो ऑक्सीजन लाके देगा कौन? आ रहा है समझ में? आपका ग्लूकोज लाके देगा कौन? ब्लड अगर सर्कुलेट नहीं करेगा, ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा तो क्या होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो भैया बॉडी ठंडा पड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि धीरे धीरे उस इंसान का मौत हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रेस्पिरेशन कहां पे होता है, तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी में ईच एंड एवरी सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन अगर आप बात कीजिएगा ब्रीथिंग का, तो भैया ब्रीथिंग तो हम लोग सांस किससे ले रहे हैं, लंग्स से ले रहे हैं ना। ब्रीथिंग कहां पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग का लंग्स में हो रहा है। ठीक है, आई होप कि बहुत ही आसान और क्लियर भाषा में आपको हम समझा पाए होंगे। थैंक यू ऑल। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह गया या किसी भी तरह का क्वेरी है, आप मुझे बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या फिर नीचे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये मेरा एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे आप मेरा कॉस्मोस स्टडी सेंटर के नाम से अगर आप गूगल में सर्च कीजिएगा तो गूगल मैप में भी आपको लोकेशन मिल जाएगा। आप चाहे तो कॉस्मोस स्टडी सेंटर को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आई होप कि बहुत ही अच्छा से आपको क्लियर समझा पाए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।